मैं भारत माँ का वीर सपूत लाला लाजपत राय बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसने अपना पूरा जीवन भारत माँ को आजाद कराने में लगा दिया, जिस वजह से आपने मुझे प्यार से पंजाब केसरी नाम दिया। मैं वही हूँ जिसकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अपनी यौवन अवस्था में फांसी के फंदे को चूमा। मैं वही हूँ जिसके ख्याल गांधी जी से कभी मेल नहीं खाते थे। मेरे और गांधी जी के बीच हमेशा ही विचारों की दूरी रही। मैं वही हूं जिसने आपके पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। मैं वही हूं जिसको बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे साथियों का साथ मिला, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। मैं भारत के वीर सपूत भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का आदर्श था। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों गरम दल का नेता कहा गया और मेरे और गांधी जी के बीच क्या मतभेद थे, कैसे मुझे मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही ये भी बताऊंगा कि बाल गंगाधर तिलक और मेरे बीच क्या रिश्ते थे। मेरा जन्म भारतवर्ष के पंजाब राज्य में 28 जनवरी 1865 को धूड़ी के गांव में हुआ। मेरे पिता का नाम श्री राधा कृष्ण जी था और उनकी माता का नाम श्रीमती गुलाब देवी। मेरा पूरा नाम लाला लाजपत राधा कृष्ण राय था। मेरा जन्म एक सिख वैश्य परिवार में हुआ। मेरे पिता एक अध्यापक थे। उन्हें उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। मुझे मेरी देशभक्ति की भावना की वजह से आप लोगों द्वारा पंजाब केसरी तथा पंजाब का शेर भी कहा गया। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी उच्च स्तर पर माध्यमिक विद्यालय में हुई। मैं बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार था। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सन 1880 में कानून की पढ़ाई करने के लिए लाहौर के सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहीं से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की। अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की, लेकिन मेरा मन वकालत करने में नहीं लगा। मैं जब हिसार में वकालत करता था, उसी समय से मैंने कांग्रेस के बैठकों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1885 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, उस समय मैंने बड़े उत्साह के साथ इस नए आंदोलन को देखना शुरू कर दिया। वहीं इसके बाद 1888 में जब अली मोहम्मद भीम जी कांग्रेस की तरफ से पंजाब के दौरे पर आए, तब मैंने उन्हें अपने नगर हिसार आने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही मैंने इसके लिए एक सार्वजनिक सभा का भी आयोजन किया। वहीं मेरे लिए ये कांग्रेस में मिलने का पहला मौका था, जिसने मेरे जीवन को एक नया राजनीतिक आधार दिया। मेरे अंदर बचपन से ही देशभक्ति और समर्पण की भावना थी और मुझे अपने देश के लिए कुछ करने का अच्छा अवसर मिल गया। अब बात आती है जब मेरे और कांग्रेस विरोधी और हिंदू मुस्लिम को अलग करने वाले सैयद अहमद खां के बीच तनाव बढ़ा। मेरे पिता राधा कृष्ण सर सैयद के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे सैयद को 19वीं शताब्दी का पथ प्रदर्शक मानते थे और अपने गुरु से कम नहीं मानते थे। राधा कृष्ण मुझको हमेशा सैयद का पत्र सोशल रिफॉर्मर को पढ़कर सुनाते थे और मैं भी इनके अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के सभी लेखों को ध्यान से पढ़ता था और इन्हें अपने पिता की धरोहर समझकर संभाल कर रखता था। मुझको शुरू से ही मेरे पिता ने सर सैयद की सभी बातों का सम्मान करना सिखाया, पर अब मैं बचपन की भ्रांतियों से निकल चुका था और देश के वास्तविक परिवेश को समझ रहा था। जब कांग्रेस का उदय हुआ तो सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम संप्रदाय की ओर से इसका विरोध शुरू किया और अपने सहधर्मियों को इस आंदोलन से अलग रहने के लिए सलाह देना शुरू कर दिया। सैयद का मानना था कि इससे मुसलमानों के हितों को हानि पहुंचेगी। जब मैंने सर सैयद को इस नए देश के विरोधी के रूप में देखा, तो मेरे दिल में सैयद के लिए जो थोड़ी बहुत श्रद्धा बची थी, वो और भी घट गई। मैंने सर सैयद के नाम से खुले पत्र लिखे, जो क्रमशः 27 अक्टूबर 1888, 15 नवंबर 1888, 22 नवंबर 1888 और 20 दिसंबर 1888 को एक उर्दू पत्र कोहिनूर में प्रकाशित हुए। इन पत्रों में मैंने खुले शब्दों में सैयद के बदले हुए स्वभाव पर सवाल किए। मेरे ये पत्र आपके एक पुराने अनुयायी के पुत्र के नाम से प्रकाशित किए गए। मेरे द्वारा सर सैयद को खुले पत्र लिखने का कारण कोई पारस्परिक द्वेष की भावना नहीं थी, बल्कि सर सैयद का बदला हुआ स्वरूप था। मैंने अपने पत्रों के माध्यम से सर सैयद के दोगले स्वभाव से देशवासियों को परिचित कराना आवश्यक समझा, इसीलिए खुले पत्र लिखे।
आपको ये भी बता दूं कि इलाहाबाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के दौरान मेरे ओजस्वी भाषण से मैंने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया, जिससे मेरी लोकप्रियता और भी बढ़ गई और इससे मुझे कांग्रेस में आगे बढ़ने की दिशा भी मिली। इस तरह धीरे धीरे मैं कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गया और फिर मैं 1892 में लाहौर चला गया। इसके बाद मैंने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद मुझे हिसार नगर निगम का सदस्य चुना गया और फिर बाद में सचिव। ये वही साल था जब 1906 में मुझे कांग्रेस ने गोपाल कृष्ण के साथ शिष्टमंडल का सदस्य भी बनाया गया। मेरे देखते हुए 1920 में नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। दरअसल इस दौरान मेरे चाहने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी और मेरी बढ़ती लोकप्रियता ने ही मुझे नेशनल हीरो बना दिया। मैंने अपने कामों से लोगों के दिल में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इसी वजह से लोग मुझ पर भरोसा करने लगे और कई लोग मेरे अनुयायी भी बन गए। इसके बाद मैंने लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी का गठन किया, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। वहीं मेरी बढ़ती लोकप्रियता का प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर भी पड़ने लगा और ब्रिटिश सरकार को भी मुझसे डर लगने लगा और ब्रिटिशर्स मुझे कांग्रेस से अलग करना चाहते थे, लेकिन ये करना ब्रिटिश शासकों के लिए इतना आसान नहीं था। और इसी वजह के चलते मेरी आवाज को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मुझे साल 1921 से लेकर 1923 तक 2 साल के लिए मांडले जेल में कैद कर लिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार को उनका ये दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि उस समय मेरी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद लोगों के दबाव में आकर अंग्रेज सरकार ने अपना फैसला बदलकर मुझे जेल से रिहा कर दिया। लोगों के प्रदर्शन के आगे अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और मुझे रिहा करना पड़ा। इसके 2 साल बाद जब मैं जेल से छूटा तो मैंने देश में बढ़ रही सांप्रदायिक समस्याओं पर ध्यान दिया। दरअसल उस समय इस तरह की समस्याएं देश के लिए बड़ी खतरा बन चुकी थी। दरअसल उस समय की परिस्थितियों में हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को मैंने समझ लिया। इसी वजह से साल 1925 में मैंने कलकत्ता में हिंदू महासभा का आयोजन किया, जहां मेरे ओजस्वी भाषण ने बहुत से हिंदुओं को देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उनके अंदर सोई हुई देशभक्ति को जगाने का काम इस भाषण ने कर दिया था। मैंने पूरे देश में स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए एक अभियान चलाया और जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो मैंने इसका जमकर विरोध किया और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस समय मैंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध किया। इस तरह मैं लगातार देश की सेवा में तत्पर रहता था और देश के सम्मान के लिए लगातार काम करता रहता था। 1907 में उनके द्वारा लाई गई क्रांति से लाहौर और रावलपिंडी में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी, जिसकी वजह से मुझे 1907 में गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया। मैंने अपने जीवन में कई संघर्षों को पार किया है। आपको बता दूं, एक समय ऐसा भी आया जब मेरे विचारों से कांग्रेस के कुछ नेता पूरी तरह असहमत दिखने लगे। उसमें कई बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। विचारों और कार्य करने की प्रणाली में अंतर होने के कारण कांग्रेस 2 दलों, नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। नरम दलों के नेताओं में दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले व फिरोज शाह मेहता और गरम दल के नेताओं में अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक व मैं प्रमुख थे। नरम दल के नेताओं का मानना था कि अंग्रेजी सरकार से धीरे धीरे अपनी नीतियों को मनवाकर पूर्ण स्वराज्य की ओर अग्रसर हुआ जाए, क्योंकि उस समय मुझको गरम दल का हिस्सा माना जाने लगा, जो कि ब्रिटिश सरकार से लड़कर पूर्ण स्वराज लेना चाहती थी। वहीं कुछ समय तक कांग्रेस से अलग रहने के बाद सन 1912 में मैंने दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इसके 2 साल बाद मैं कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड चला गया। वहां पर मैंने भारत की स्थिति में सुधार के लिए अंग्रेजों से विचार विमर्श किए। इस दौरान मैंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गरम दल की विचारधारा का सूत्रपात कर दिया और मैं जनता को ये भरोसा दिलाने में सफल हो गया कि अगर आजादी चाहिए तो ये सिर्फ प्रस्ताव पास करने और गिड़गिड़ाने से मिलने वाली नहीं है। वहीं इसके बाद मैं अमेरिका चला गया।
जहां मैंने स्वाधीनता प्रेमी अमेरिका वासियों के सामने भारत की स्वाधीनता का पक्ष बड़ी प्रबलता से अपने क्रांतिकारी किताबों और अपने प्रभावी भाषणों से पेश किया। मैंने भारतीयों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए अत्याचारों की भी खुलकर चर्चा की। इस दौरान अमेरिका में मैंने इंडियन होम रूल की स्थापना की। इसके अतिरिक्त एक यंग इंडिया नाम का जर्नल भी प्रकाशित करना शुरू किया, जिसमें भारतीय कल्चर और देश की स्वतंत्रता की जरूरत के बारे में लिखा गया। और इस पेपर की वजह से पूरी दुनिया में मैं मशहूर होता चला गया। लाहौर में मैंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। अंग्रेजों ने डर के मारे मुझे अमेरिका से वापस आने नहीं दिया, लेकिन मैंने वहां से भी अपने स्वतंत्रता संग्राम की मुहिम जारी रखी। अमेरिका से 3 साल बाद जब 20 फरवरी 1920 को भारत लौटा, तो उस समय तक मैं देशवासियों के लिए एक महान नायक बन चुका था। मुझे कलकत्ता में कांग्रेस के खास सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ मैंने पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा, तो मैंने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया और मैंने कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी बनाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। मैंने उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को एक उग्र दिशा दे दी। मेरे नेतृत्व में पंजाब में इस आंदोलन ने बहुत बड़ा रूप ले लिया, जिसके कारण मुझे शेरे पंजाब कहा जाने लगा। मेरे नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कांग्रेस की पंजाब में बैठक हुई, जिसके कारण मुझे अन्य सदस्यों सहित 2 दिसंबर को सार्वजनिक सभा करने के झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद 7 जनवरी को मेरे खिलाफ केस न्यायालय में पेश किया गया। तो मैंने न्यायालय की प्रक्रिया में भाग लेने से ये कहते हुए मना कर दिया कि मुझे ब्रिटेन की न्याय प्रणाली में कोई विश्वास नहीं है। इस वजह से मेरी तरफ से न तो कोई गवाही हुई और न ही किसी वकील के द्वारा जिरह पेश की गई। इस गिरफ्तारी के बाद मुझको 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जेल में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। लगभग 20 महीने की सजा काटने के बाद मुझे खराब स्वास्थ्य के कारण आजाद कर दिया गया, जिसके बाद मैं जलवायु परिवर्तन के सुझाव पर सिलोन चला गया और वहीं रहकर अपना उपचार करवाना शुरू कर दिया। मेरा उपचार काफी लंबा चला। मैंने अपने समाज सुधार के कार्यों में पहले की ही तरह लगा रहा। इस दौरान मैंने 1924 में अछूतों के उद्धार के लिए अछूतोद्धार आंदोलन चलाया, जिससे कि समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेद को कम किया जा सके। इसके अलावा मैंने अन्य समाज सुधारक कार्यों में स्वयं को ही व्यस्त रखा, जिसमें 1927 में हॉस्पिटल के निर्माण के लिए ट्रस्ट की स्थापना करना भी शामिल है। मेरे जीवन का अंतिम आंदोलन साइमन कमीशन का विरोध था। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा औपनिवेशिक राज्यों में सुधार करने के लिए गठित की गई 7 सदस्यीय कमेटी थी। इस कमेटी में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण इस कमीशन का भारत में हर जगह विरोध किया गया। लगभग पूरे भारत के लोगों द्वारा जुलूस और हाथों पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया गया। 30 अगस्त को जब ये कमीशन पंजाब पहुंचा, तो मेरे नेतृत्व में नवयुवकों ने विरोध रैली का आयोजन किया। ऐसा लगता था कि पूरा पंजाब मौन रूप में इसका विरोध कर रहा था। पुलिस अपने बहुत प्रयासों के बाद भी वे भीड़ को हटाने में असफल हुई, जिसके कारण पुलिस ने निर्ममता पूर्वक लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने मुझको निशाना बनाते हुए मुझ पर लाठियों से बार बार प्रहार किया, किंतु मैं अपनी जगह से नहीं हिला। लाठीचार्ज की शाम को सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मैंने बहुत ही उत्तेजक भाषण दिया। मैंने कहा, हमारे ऊपर किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विनाश की कील साबित होगा। इस घटना के बाद मैं शारीरिक व मानसिक रूप से टूट चुका था और लगातार अस्वस्थ रहने लगा। लगातार उपचार के बाद भी मेरे स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट होती रही। 17 नवंबर 1928 को स्वराज्य का ये उपासक सदैव के लिए चिर निंद्रा में विलीन हो गया और हमेशा के लिए मैं अपनी भारत मां की गोद में सो गया। मृत्यु के बाद क्रांतिकारियों में क्रोध की भावना बन चुकी थी। पूरे देश के युवा उनकी मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाना राष्ट्र के लिए दुखद विषय था, जिसके बाद मुझे आदर्श मानने वाले चंद्रशेखर आजाद के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन के क्रांतिकारियों ने
मेरी मृत्यु का बदला लेने की ठान ली। इस संगठन में अनेकों क्रांतिकारी जुड़े। भगत सिंह उस घटना के साक्षी थे और उन्होंने मेरी मृत्यु का बदला लेने का प्रण लिया। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापड़ तथा चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर जॉन सैंडर्स की हत्या का प्लान बनाया। जॉन सैंडर्स लाहौर में रहा करता था और क्रांतिकारी भी लाहौर में ही चले गए, जिसके बाद भगत सिंह व राजगुरु ने जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी।